I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को धर्म संकट में डाल दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म संकट में डाल दिया है और अब भारत के लिए फैसला लेना मुश्किल भी है और भारत की विदेश नीति का इम्तिहान भी है। दरअसल यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झारपोवा भारत के दौरे पे थी, जहां पे उन्होंने जमकर पहले भारत की तारीफ की और कहा कि भारत विश्व गुरु बन चुका है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि भारत G20 समिट में जेलेंस्की को भारत बुलाए, जेलेंस्की को न्योता दे और G20 समिट में बोलने का मौका दे, संबोधन करने का मौका दे। दरअसल दोस्तों, विदेश नीति का इम्तिहान ये इसलिए है क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और G20 समिट के लिए भारत व्लादिमीर पुतिन को रूस से इंडिया बुलाएगा, वो भारत आएंगे और उसी मंच पर अगर जेलेंस्की मौजूद होते हैं और उसी मंच पर अगर जेलेंस्की को मंच पर जाकर संबोधित करने का मौका मिलता है और वो आड़े हाथों रूस को व्लादिमीर पुतिन को लेते हैं, तो फिर भारत क्या करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और अगर भारत जेलेंस्की को नहीं बुलाता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल उठाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ करेंगे? क्या उनके पास रास्ते हैं? क्या वो बुलाएंगे, क्या वो नहीं बुलाएंगे? ये समझने के लिए हम आज बेहद खास मेहमान के पास, संजीव श्रीवास्तव जी के पास हम चलेंगे। मजबूत पकड़ उनकी विदेशी मामलों पे रहती है, उनसे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब प्रधानमंत्री मोदी और भारत के पास ऑप्शन क्या कुछ बचे हैं। क्या उन्होंने भारत के सामने एक धर्म संकट पैदा कर दिया है? एक तरफ तो उन्होंने भारत की विश्व गुरु से तुलना कर दी और कहा कि भारत विश्व गुरु है, और दूसरी तरफ वो कहती है कि भारत जेलेंस्की को बुलाए, G20 में बोलने का मौका दे। क्या जिस वक्त पुतिन भारत में होंगे, भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है? सर संजीव जी। देखिए, यूक्रेन की जो उप विदेश मंत्री का भारत के संदर्भ में ये कहना कि भारत एक विश्व गुरु की भूमिका में है, ये जाहिर है कि भारत का एक बड़ा सम्मान है और भारत की जो का वैश्विक प्रभाव बहुत जो है बढ़ा है। भारत अपनी भूमिकाओं को भी बखूबी निभा रहा है। भारत G20 का अध्यक्ष है, SCO का अध्यक्ष है और यूक्रेन संकट के संदर्भ में भी भारत ने ये कहा है, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने ये समय समय पर कहा है कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा, अपना बेस्ट जो है देगा और भारत बैक चैनल के माध्यम से सभी पार्टीज के साथ संपर्क में भी है। और राजेश जी, इस युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और बातचीत के जो संकेत हैं वो समय समय पर सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज की तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और NATO हो। यूक्रेन ने तो अपना 10 सूत्रीय प्रोग्राम भी रख दिया है, चाइना का भी एक पीस प्रपोजल आया है और सभी पार्टीज ये चाह रही हैं कि इस समस्या का समाधान निकले। और ऐसे में जब भारत G20 का अध्यक्ष है और ये सितंबर में एक समिट होने वाली है, तो इस बात की संभावना बन सकती है कि तब तक सभी पार्टीज बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। सभी पार्टीज बातचीत के संकेत अवश्य दे रही हैं, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन ये बातचीत की प्रक्रिया को शुरू कराने का जो पूरा एक प्रयास है, उसमें मेरा मानना है कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत यूक्रेन की उप विदेश मंत्री के इस प्रस्ताव को के ऊपर विचार कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से एक लिस्ट पहले जारी की जा चुकी थी, जिसमें कि अनेक जो है राष्ट्रों को इसमें इनवाइट किया गया है, लेकिन यूक्रेन का नाम उसमें अभी तक शामिल नहीं है। लेकिन अब चूंकि भारत की भूमिका पूरे यूक्रेन संकट के समाधान में महत्वपूर्ण होती जा रही है और यूक्रेन संकट का समाधान निकलना ही चाहिए, यदि G20 को सफल होना है, यदि विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं को सफल होना है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे जो यूक्रेन का जो प्रभाव है, इसे यदि उससे बचाना है, तो जो G20 का मैंडेट है कि आर्थिक जो विश्व का सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना बेहद आवश्यक है। और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति के लिए भारत बैक चैनल के माध्यम से अपना पूरा प्रयास कर रहा है। ओपन मीडिएशन भारत तब तक नहीं करेगा जब तक कि सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने के लिए आग्रह ना करें, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से
भारत इस बात को का लिए पूरा प्रयासरत है कि कैसे ये युद्ध खत्म हो। भारत डे वन से कहता रहा है कि संवाद ही इसका एकमात्र समाधान है। मेरा बिल्कुल। विचार राजेश जी ये है कि यदि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में भारत में कोई मुलाकात हो जाती है, या इवन की राष्ट्रपति जेलेंस्की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अगर इस पूरी समिट को संबोधित कर लेते हैं और राष्ट्रपति पुतिन इसमें होते हैं, तो ये बड़ी सफलता होगी और भारत इस बात के लिए प्रयास करेगा। और मेरा ख्याल है कि इस तरीके के प्रयासों को आने वाले समय में सफलता मिल सकती है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी पक्ष बातचीत के संकेत दे चुके हैं। युद्ध 1 साल से भी लंबा का खिंच चुका है और सितंबर तक आते आते ये और भी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की इस पूरे सभा को संबोधित करें और उसमें रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी मौजूद हों। इस बात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जेलेंस्की के जो तेवर हैं, जो क्लेवर हमने पिछले 1 साल के दौरान देखा है, और जिस प्रकार से बूचा हुआ और जिस प्रकार से रूस के सैनिकों ने नरसंहार, रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिक का गला काटा, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। जेलेंस्की बहुत गुस्से में है और अगर भारत मौका देता है तो जेलेंस्की रूस को कोसने और पुतिन को कोसने के सिवा शायद कुछ और नहीं करेंगे। तो क्या स्थितियां वहां पे बिगड़ सकती हैं? भारत को चीजों को मैनेज करना, संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए राजेश जी, यदि भारत ऐसा कोई निर्णय लेता भी है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को G20 को संबोधित करने के लिए इनवाइट करे, तो जाहिर है कि भारत सारे विचार विमर्श के बाद, सारे असेसमेंट्स के बाद, सभी पार्टी से बैक चैनल के माध्यम से संपर्क करने के बाद ही ये निर्णय लेगा। भारत का लक्ष्य ये है कि जो G20 की जो समिट हो उसमें एक ज्वाइंट कम्युनिके इशू हो, सभी पक्षों की तरफ से एक ज्वाइंट कम्युनिके इशू हो और इसके लिए एक आम सहमति बनाना बहुत जरूरी है। ये जो आम सहमति बनाने की प्रक्रिया में यदि कोई अड़चन आती है, कोई बाधा आती है, तो और रशिया इसके लिए तैयार नहीं होता है या जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो ये भारत के लिए फिर संभव नहीं होगा कि ये दोनों नेताओं को एक साथ बुलाया जाए। तो ये भारत अभी वर्तमान समय में मेरा स्पष्ट रूप से मानना है ये कि भारत सभी पार्टी से संपर्क में है और इस बात का असेसमेंट अवश्य चल रहा होगा भारत के इस्टेब्लिशमेंट में कि किस तरीके से एक आम सहमति बनाते हुए दोनों नेताओं को इनवाइट किया जाए। भारत प्रयास जरूर करेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि यदि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का कोई अगर इशू बनता हुआ दिखाई देगा, यदि इस मंच का इस्तेमाल एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप के लिए अगर करता हुआ करने की संभावना बनेगी, तो ये भारत के लिए फिर संभव नहीं होगा कि भारत इस तरीके की कोई सिचुएशन को आने दे। और ऐसे में भारत के लिए संभव नहीं होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को इसमें बुलाया जाए। लेकिन वर्तमान समय में भारत इस बात को एसेस कर रहा है और जैसा कि मैंने कहा कि संकेत सभी पार्टीज की तरफ से दिए जा रहे हैं। सितंबर तक आते आते जो है और भी समय बीत चुका होगा और ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे सकती है कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो। तो यदि ऐसी कोई संकेत, सकारात्मक संकेत रशिया से, यूक्रेन से और अन्य दलों से बातचीत करके भारत को अगर ऐसा लगेगा कि इस तरीके का जो है एक समन्वित प्रयास हो सकता है, सभी नेता आ सकते हैं, जेलेंस्की आ सकते हैं, पुतिन आ सकते हैं एक मंच पे, तो भारत निसंदेह ये चाहेगा कि ऐसा हो। यदि ऐसा होता है तो ये विश्व की शांति के लिए बहुत अच्छा होगा, यूक्रेन और रशिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, पूरे यूरोप के लिए अच्छा होगा। तो भारत निसंदेह इस बात पर जो है प्रयास कर रहा है, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब भारत को ऐसा स्पष्ट रूप से आभास हो कि ये एक सकारात्मक जो है प्रयास सफल होगा। यदि इसमें कोई बाधा आती हुई, बड़ी बाधा आती हुई दिखाई देती है, यदि ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मंच अगर बनता हुआ दिखाई देगा, तो भारत उससे बचना चाहेगा, क्योंकि भारत का प्रयास होगा कि एक ज्वाइंट कम्युनिके इशू हो, जैसा कि बाली में किया गया था। ठीक है सर, एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल। जापरोवा ने एक नसीहत भी भारत को दी और कहा कि भारत उन दुश्मनों को पहचाने जो ये सोचते हैं कि वो कुछ गलत करके बच निकल जाएंगे। इसके पीछे सीधे तौर पे उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिया और निशाने पर रूस और क्रीमिया को लिया। तो इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं सर? क्योंकि हमने
एक साल हो गया, हमने बेशक ये कहा कि ये एरा वॉर का नहीं है, लेकिन हमने कभी रूस की आलोचना नहीं की। देखिए राजेश जी, भारत के संदर्भ में जो उप विदेश मंत्री जापरवा का ये जो बयान है वो जी। इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यूक्रेन की जो अपेक्षाएं हैं वो भारत से बड़ी हैं। एक बड़ी अपेक्षा यूक्रेन भी रखता है। विश्व के अन्य राष्ट्र भी भारत से बड़ी अपेक्षाएं रख रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने भी अपना बयान दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के संदर्भ में कि वो अपने प्रयास अगर जारी रखेंगे और इससे अगर शांति होती है तो अच्छा होगा। आप देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है कि ये जो युद्ध का युग नहीं है, इसको बड़े नेताओं ने अपने संबोधनों में कोट किया है। और यूएनएससी में जो यूएनजीए में जो स्पीचेस दी गई, इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था, अनेक नेता इसका जिक्र कर चुके हैं। बाली के डिक्लेरेशन में भारत के प्रधानमंत्री के ये जो शब्द थे G20 के डिक्लेरेशन में, वहां पर उसमें रेजोल्यूट किए ये हुए थे और उसमें पूरी तरह से ये शब्द छाया रहा था। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत से अपेक्षाएं बहुत है। और भारत के संदर्भ में जापरवा का ये कहना कि एक अपने शत्रुओं को भारत पहचाने, और एक उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने 3 बार रशिया की यात्रा की है, तो वो अपेक्षा करती है कि वो एक बार वो यूक्रेन भी आएंगे। तो ये भारत से की बढ़ती हुई अपेक्षा को भी दर्शाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भारत अपने प्रयासों को तेज कर सकता है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि यदि भारत की तरफ से कोई बड़ी विजिट कीव में अगर की जाए तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या हमारे विदेश मंत्री या स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर कीव की यात्रा करते हैं तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा सकारात्मक कदम होगा। और इस संदर्भ में भी यूक्रेन की तरफ से जो है आग्रह किया गया है, इन्विटेशन दिया गया है। और उन्होंने तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के संदर्भ में सीधे सीधे ये बात कही कि उनको आना चाहिए। तो ये अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि ये अच्छा कदम होगा। और भारत जाहिर है कि इस युद्ध में पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहा है। कभी भी भारत ने किसी का एक पक्ष का साथ नहीं दिया है और भारत एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए अपना प्रयास जारी रखे हुआ है। G20 का अध्यक्ष होने के नाते भी भारत की ये का प्रयास रहेगा कि ये प्रयास भारत युद्ध को समाप्त कराने के दिशा में जो भी कदम लिए जा रहे हैं वो सफल हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल के समय में स्पष्ट कहा था कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में शांति के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाएंगे उसमें भारत अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा, पूरा उसमें अपना योगदान देगा। तो एक मिनट में छोटा सा सवाल जो समर्पित करेगा, क्या भारत जेलेंस्की को बुलाएगा या नहीं बुलाएगा सर, और क्या बोलने का मौका दिया जाएगा या नहीं मौका दिया जाएगा? एक छोटा सा जवाब चाहूंगा सर। राजेश जी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ये असेसमेंट्स किए जा रहे हैं कि उन्हें बुलाया जाना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये G20 के जो पूरे वैश्विक मंच के संभावनाओं को, इसकी सफलता को इंश्योर करने को ध्यान में रखते हुए और इस प्रक्रिया में क्या चुनौतियां हैं उसको भी एसेस करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अभी इसके ऊपर फैसला लिया जाना है। और ये जो फैसला सकारात्मक भी हो सकता है, इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि भारत जेलेंस्की को इनवाइट करे, क्योंकि बातचीत के संकेत जैसा कि मैंने कहा कि सभी के द्वारा दिए जा रहे हैं और ये बातचीत की प्रक्रिया शुरू कराने में भारत की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, ये स्पष्ट है। लेकिन ये जो बातचीत की प्रक्रिया कहाँ शुरू होगी, कब शुरू होगी, इसके बारे में और भारत इसमें कैसे अपनी भूमिका अदा करेगा, इसके बारे में लगातार असेसमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं, संकट बहुत बड़ा है। जो नेगोशिएशंस और डायलॉग जो है कॉम्प्लेक्स होंगे। अभी भी ग्रीवांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि आपने कहा कि जेलेंस्की बहुत ही नाराज दिखाई देते हैं और उनकी उप विदेश मंत्री के बयानों में भी एक तीखापन दिखाई दिया। तो ये सारे जो ग्रीवांसेस हैं दोनों ही पक्षों के बड़े हैं और ऐसे में भारत सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सारे असेसमेंट्स को करने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा समय का इंतजार करना होगा और जल्दी ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारत उन्हें बुलाता है या नहीं बुलाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद आपको।
बहुत बहुत जय शुक्रिया, जय थैंक यू। जय 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 राज।